Hello everyone, hello guys. So welcome to an Academy channel. Let's crack CBSE 9th and 10th. इस चैनल पे आप अपनी 9th क्लास की और 10th क्लास की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया के बेस्ट एवर टीचर्स आपको यहाँ इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं, जिनकी डेली लाइव क्लासेस होती है। तो गाइस, अगर आप उन लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप टाइम टू टाइम क्लासेस को अटेंड कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हैं, अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं और टीचर से क्वालिटी कंटेंट को ग्रेस्प करना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल so that you will be able to get the all the notifications on your phone about the different time schedules and different time classes of the time। ठीक है, अगर हम बात करें गाइस, तो मेरा नाम है देवांशु गुप्ता और मैं यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे पढ़ाता हूँ बायोलॉजी। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। पिछले 2.5 सालों से मैं टीचिंग लाइन में हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाया है। जैसे नीट की एग्जाम हो गई, एम्स की एग्जाम हुई, एनटीएससी, आईजेएसओ, ओलंपियाड्स और सीबीएसई बोर्ड्स के जो बच्चे हैं ऑलरेडी इनको मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक। ठीक है, और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो। अनअकैडमी की मैं डेली स्पेशल क्लासेस भी 2 से 3 क्लासेस डेली मेरी होती है, तो आप वहां पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मुझसे सीख सकते हो और वहां पे भी आप मेरी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। In this video we are going to study about the key concepts of the क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड्स के आपके जो भी की कॉन्सेप्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आपके बायोलॉजी के, ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी एक मैराथन क्लास होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके आपका बिल्कुल कोर तक जाऊंगा कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा सकूं, जो भी आपके क्लास 10th के जितने भी आपके टॉपिक्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और जो आपके बोर्ड्स के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज ये एक वीडियो देख लीजिएगा और आपको फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस अगर अब हम बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू ऑल। इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका अनअकैडमी, जो आपके लिए सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप सीबीएसई क्लास 10th की ऐसी एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि आप सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम को क्रैक कर सके बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ, आप क्या करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो गाइस यू नीड टू गेट दी सब्सक्रिप्शन ऑन दी अनअकैडमी। सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ अमेजिंग से बेनिफिट्स मिलते हैं। ये बेनिफिट्स आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट द टाइम आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन में, ताकि आप प्रिपरेशन को स्मूथली कंटिन्यू कर सको और आप क्या कर सको, साथ ही साथ आप, ठीक है, बिना रुके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो आपकी प्रिपरेशन अगर आप स्मूथली कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, द बेनिफिट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। हर सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट आपके अलग अलग एजुकेटर्स की क्लासेस होती है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप जो भी अपने इंटरेस्ट का टॉपिक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, उनके साथ डाउट्स पूछ सकते हैं, उनसे पोल्स के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एक इंटरेक्टिव क्लास को यहाँ पे बनाया जाता है। दूसरा आपको क्या आएगी, इस इंटरेक्टिव क्लासरूम से आपको एक रियल क्लासरूम की फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि यहाँ पे क्लासरूम में बैठे हैं, सामने टीचर पढ़ा रहा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है बराबर से। तीसरा तीसरा आपको क्या मिलता है यहाँ पे बेटा, आपको जो मिलता है यहाँ पे, ठीक है, आपको मिलते हैं घर बैठे एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है, इजी एक्सेस मिलता है आपको, इजी एक्सेस मतलब आपको किसी फिजिकल कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, अपने फोन या अपने लैपटॉप में क्या करना है, अनअकैडमी पे आपको डाउनलोड करना है और आपको क्या करना है, सिंपली क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। 24/7 आप एक्सेस कर सकते हो, कभी भी कहीं भी। ठीक है, 24 घंटे और 7 दिन। ठीक है, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का आपको, ठीक है, और कहीं भी नहीं मिलेगी क्लासेस की। आप कभी भी चाहो, जब आपका मन हो, रात के 2 बजे, 4 बजे, सुबह 6 बजे, 8 बजे, कभी भी आप टाइम शेड्यूल को मैनेज करके आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। दूसरे होते हैं आपके लाइव टेस्ट और क्विज में आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लगता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो इसको आपका टेस्ट के थ्रू आपको एनालिसिस मिलता है, जिससे आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में हो। कितने पानी मतलब कितनी चीजें को आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है और कितनी चीजें पे आपकी कमांड अच्छी है।
स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपके बोर्ड्स में काफी आपको उनसे हेल्प मिले, ठीक है। सपोज आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो लाइव प्रोसेसेस, ठीक है, तो लाइव प्रोसेसेस को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि आपके उसमें पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद आपको एनसीईआरटी पूरी कवर कराई जाएगी। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको बताना जरूरी है डिटेल में, तो वो भी आपके बताए जाते हैं। उसके अलावा आपके टेस्ट होते हैं इसी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में, ठीक है। हर आपका फोर्थ डे क्या होता है, किसी भी कोर्स के अंदर हर फोर्थ डे क्या होता है, आपका डाउट सेशन होता है, ठीक है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो। हर सिक्स्थ डे क्या होता है बेटा, हर सिक्स्थ डे आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स आपका कंटिन्यू होता है, तो लगातार आप पढ़ते भी जाते हो और आप चीजों को समझ भी, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जाती है। फिर आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में वो सारी चीजें आपको सिखाए, मतलब जैसे आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा। आप क्या कर सकते हो, इजीली उस क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उस लाइव क्लास को तो अटेंड नहीं कर पाए सपोज आप, ठीक है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल होती है और आप उसको फ्यूचर में कितनी भी बार देख सकते हो। जो भी आपकी क्लास होती है यहाँ पे प्लस के ऊपर, वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में अवेलेबल होती है। उसको आप फ्यूचर में इन नंबर ऑफ टाइम्स तक कितनी भी बार देख सकते हो। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, आपको हर सब्जेक्ट के जो टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे इंडिया के ऑल ओवर इंडिया से आपको पढ़ाने आएंगे, जिनको ऑलरेडी आपके क्या है, उनके कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकोगे, जिनको ऑलरेडी बोर्ड्स के बारे में काफी नॉलेज है, काफी एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट का, ऑलरेडी दे आर बीन टीचिंग फ्रॉम द लास्ट वेरी वेरी फार, ठीक है, मतलब पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दीपक सर, तो ही इज बीन टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 32 ईयर्स, पिछले 32 सालों से पढ़ा रहे हैं। उनको मैथ्स पढ़ाने का 32 सालों का एक्सपीरियंस है गाइस, और ही मतलब उनको पता है यार कि किस किस पर्टिकुलर पोर्शन से, सब्जेक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ऐसे लीजेंडरी टीचर्स आपको प्लस के ऊपर मिलेंगे, जो आपको थ्रू आउट गाइड करते रहेंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कवर कराया जाता है, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, क्योंकि इन पांचों सब्जेक्ट के ही कोर पेपर आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको पांचों सब्जेक्ट को कवर कराया जाता है आपका वेरी वेरी इजी वे में, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो गाइस, तो 24 मंथ का या 12 मंथ का या 36 मंथ या 48 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ये 15,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 13,500 का पड़ेगा। ये 25,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे वापस से तो आपको 22,500 का पड़ेगा। ये आपका 36,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे वापस से तो आपको मिलेगा कितने का, आपको मिलेगा 32,400 का। और अगर आप देखोगे यहाँ पे वापस मेरा कोड यूज करोगे 40,000 का है, तो आपको मिलेगा 36,000 का, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वो प्राइसेस है आपके ऊपर, जो आपकी क्या है, जो आपकी ऑलरेडी मेरा कोड यूज करने के बाद आपको मिल जाएगी। अगर आप कोड यूज नहीं करते हो तो इसमें 10% और ऐड कर देना, लेकिन आपको कोड यूज करना है, उससे क्या होगा गाइस, उससे आपको ठीक है डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, और आप इजीली क्या कर सकते हो, कम पैसे में इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, तो गाइस गो गेट दी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, इन दैट केस यू विल बी एबल टू, ठीक है, क्रैक यूर सीबीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशन, और आप अच्छे से बिना रुकावट के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, सिंपली प्लस सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे मेरा रेफरल कोड यूज करना है। इन दोनों रेफरल कोड में से आप किसी भी रेफरल कोड को यूज कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, सो गाइस, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की कितने मोड्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि प्लांट्स के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स हम पढ़ चुके थे। सेप्रोट्रॉफिक पढ़ा हमने, पैरासाइटिक पढ़ा हमने, क्या पढ़ा उसके बाद, होलोजोइक पढ़ा। फिर ऑटोट्रॉफिक पे हमने पढ़ा कि आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, उसकी इक्वेशन हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। उसके बाद भी हम डिस्कस अबाउट दी, ठीक है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। और उसके बाद हमने देखा कौन कौन से इवेंट्स ऐसे होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो आपके जरूरी होते हैं, ठीक है। इतना हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमंस के अंदर हम एक मेजर मेजर टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आपको समझने की बहुत बहुत जरूरत है गाइस। अगर इसको आपने समझ लिया पूरे सिस्टम को, तो आपको जो डाइजेशन की प्रोसेस है, न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है ह्यूमंस के अंदर, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखो, ह्यूमंस के अंदर आपका सेम डाइजेशन होता है एज लाइक अमीबा। अमीबा के अंदर आपने पढ़ा था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आपकी क्या होती थी,
5 अलग अलग प्रोसेस होती थी, जैसे इंजेक्शन होता था, डाइजेशन होता था, अब्जॉर्प्शन होता था, असिमिलेशन होता था और आपका इजेशन होता था। तो वहां पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता था अमीबा के अंदर। सेम ह्यूमंस के अंदर भी क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें आपकी पांचों प्रोसेस यहाँ भी देखने को मिलेगी आपको। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन, ये सारी आपकी पूरी की पूरी पार्ट होती है। अब आपको पता है गाइस ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस इज ए, ठीक है, मेमल्स है, मेमल्स है और आपका क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो वहां पे डाइजेशन की प्रोसेस के लिए, न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए पूरा एक सिस्टम बना दिया गया है। जैसे अमीबा के अंदर क्या था, सिंगल एक सेल था जिसके अंदर पूरी प्रोसेस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पूरा सिस्टम, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है जो आपका वर्क करेगा डाइजेशन की प्रोसेस के लिए। इस सिस्टम को नाम दिया है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको क्या नाम दिया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मींस द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स का मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो है आपका, इसके अंदर सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन आते हैं। क्या आते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन आते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो है आपकी, वो किसकी मिलकर बनी हुई है, आपकी अलग अलग 5-6 तरह के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं, जिससे मिलकर बनी हुई है। और आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, सपोर्टरी, ठीक है, क्या होते हैं, सपोर्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करेंगे, एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगे और एंजाइम्स का सिक्रीशन करके क्या करेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस में इन ऑर्गन्स को मदद करते हैं। क्या करते हैं, इन ऑर्गन्स को मदद करते हैं अपनी सिक्रीशन के थ्रू। इनकी सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, वो अपनी एक्शन करती है फूड के ऊपर और क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो पहला पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसी तरीके से पढ़ेंगे हम, पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स को देखेंगे, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या फंक्शन होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, आपके अलग अलग ग्लैंड्स कौन से होते हैं, उनकी कौन कौन सी सिक्रीशन होती है, सिक्रीशन क्या क्या होती है, क्या क्या सिक्रीट करते हैं, क्या उन सिक्रीशंस का, उन एंजाइम्स का फंक्शन होता है, ठीक है, ये हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है ऑलरेडी। एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन दोनों को हमको सेपरेटली अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ पे देखना चाहते हो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है पूरा, ठीक है। तो आपका ये माउथ से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल और कहाँ खत्म होता है, आपका एनस पे खत्म होता है, ठीक है। सो माउथ इज द ओपनिंग थ्रू विच द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है बेटा, एनस तक। इसके बीच में कुछ अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं, आपको वो मैं दिखा देता हूँ। माउथ को जैसे आप ओपन करते हो तो आपकी आती है सामने ओरल कैविटी। क्या आती है, ओरल कैविटी आती है। ओरल कैविटी से थोड़ा सा अंदर जाओगे आप तो आपको दिखेगा फेरिंग्स। क्या दिखेगा बेटा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक के बाद आती है आपकी क्या, स्टमक के बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपकी स्टार्ट होती है सीकम से। सीकम के बाद आती है आपकी कोलोन, ठीक है। ये कोलोन के तीन पार्ट होते हैं, आगे हम देखेंगे एक एक को डिटेल में। फिर कोलोन आपकी खत्म होती है रेक्टम पे और रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं हम एनस, जहाँ पे आपका एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ। माउथ से ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और आखिरी में आपका आता है एनस। तो ये होता है आपका क्या, ये आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक आप देखोगे इस तरीके से होलो ट्यूब होती है, जिसके अंदर आपका पूरे के पूरे अलग अलग ऑर्गन्स क्या करते हैं, अकोमोडेट होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, जिसको हमने स्टार्ट किया माउथ से और जो आपकी कहाँ तक आ रही है, एनस तक आ रही है, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होते हैं, आपके बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका पेरोटिड ग्लैंड हो गया। क्या हो गया, पेरोटिड ग्लैंड हो गया। दूसरे हो गया आपके सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपके यहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका लीवर होता है, ये आपका लीवर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपका पेनक्रियाज हो गया यहाँ पे। फिर आपका स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन में होते हैं आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये आपके क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं आपके सपोर्टिव होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये आपको हेल्प करते हैं इन ऑर्गन्स को। जैसे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं स्टमक को, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है लीवर और पेनक्रियाज। तो ये अलग अलग क्या होता है, ये जो डाइजेस्टिव
ग्लैंड्स है, ये क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन मतलब एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, एंड दोज एंजाइम्स हेल्प आउट इन दी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो इन दोनों चीजों का मिलके बना हुआ है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या, दो चीजों का मिलके बना हुआ है। पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऑर्गन आते हैं आपके माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और दूसरा जिनसे मिलके बना हुआ है आपका वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो गाइस इनमें से आप किसी को भी नहीं हटा सकते, ठीक है, दोनों ही आपके क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर अब मैं कह दूं यहाँ पे मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हटा देता हूँ तो क्या मेरा प्रोसेस हो पाएगा डाइजेशन का? नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन से प्रोसेस जो होता है हमारा डाइजेशन का उसको इजी बना देते हैं, अदरवाइज हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करती है, इनकी जो सिक्रीशन होती है, जो एंजाइम्स होते हैं, क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आपकी एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दे ऑल आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इतना समझ में आया आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? एक है आपकी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी है आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके अंदर क्या आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन आते हैं, और यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर आपके अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं जो आपका एंजाइम्स को सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हम एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप ये एक वीडियो देख सकते हो यहाँ पे। देखो गाइज, आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे कि आपने क्या किया, फूड का इंजेक्शन किया। क्या किया, ये फूड का इंजेक्शन हुआ, यहाँ पे पूछा स्टमक के अंदर डाइजेशन चालू हुआ, यहाँ पे डाइजेशन चालू होने के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, फूड का ट्रांसमिशन हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा, और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो आपका पूप के फॉर्म में, ठीक है, फिजीज के फॉर्म में बाहर निकल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की एनस के थ्रू। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है इसको कहा जाता है एनस। इसको क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। इसी एनस के थ्रू क्या होता है, आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंजेक्शन किया फूड का इंजेक्शन किया मतलब फूड का इंटेक किया। उसके अंदर क्या हुआ, आपका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद क्या हुआ बेटा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, आपका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन के बाद क्या होगा आपका, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाता है उसका ये हो जाता है इजेशन। इजेशन मतलब उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ह्यूमंस है, हम जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस है वह हाईली इवोल्व एंड कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा क्या होता है, हाईली इवोल्व और कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो किसका बना हुआ है, आपका कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो आपको मैंने अभी बताया। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे बेटा, एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है बेटा, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक लॉन्ग, ठीक है, होलो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एक लंबी, अंदर से खोखली और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कैसा होता है, लॉन्ग होता है मतलब लंबी होती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपका क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग, ठीक है। क्या है, 9 मीटर लंबी ट्यूब है एक, जो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। पाइप देखा है आपने, पाइप, पाइप में हम देखते हैं तो हमको क्या करता है, इधर से फूंक मारते हो आप, ठीक है, इधर से एयर को ब्लो करते हो आप, तो दूसरी जगह आपकी एयर पास हो जाती है। मतलब क्या है, अंदर से आपका होलो होता है। होलो मतलब खाली होता है, ठीक है। स्ट्रो देखा है आपने, सबने जूस पीते हो आप स्ट्रो, तो स्ट्रो में आप क्या करते हो, अगर आप फूंक मारोगे तो एक साइड से एयर को जो ब्लो करते हो आप वो दूसरी साइड निकल जाती है। मतलब क्या होता है, अंदर आपकी क्या है, कैविटी है, अंदर आपका होलो स्पेस है। तो आपका एलिमेंट्री कैनाल भी क्या होता है, होलो होता है। इसकी मदद से तो क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, फूड को पास करते हो, ठीक है, जब आप एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर फूड को पास करते हो तो यहाँ पे खाली जगह होती है। इसी खाली जगह की वजह से क्या होता है, आपका फूड उसमें जाके अंदर नीचे की तरफ जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लंबी है, होलो कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये कहीं कहीं पे क्या होता है, नैरो होता है, और कहीं कहीं पे आपका क्या हो जाता है, कहीं कहीं पे आपका वाइड हो जाता है, फिर नैरो हो जाता है। तो ये कैसा है, आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी क्या होती है, जिसकी जो आपकी विड्थ है वो कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं माउथ। उसको क्या कहते हैं, माउथ। दिस इज द माउथ। माउथ क्या होता है आपका,
माउथ इज ए स्मॉलर स्लिट। क्या है बेटा? एक स्लिट है, मतलब एक ओपनिंग है जिसको हम खोलते हैं माउथ को, तो हमारा क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो माउथ इज द ऑर्गन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। आप फूड को इंजेस्ट कैसे करते हो? माउथ की मदद से। ऐसा तो है नहीं किसी के पेट में ढक्कन है, ढक्कन खोला और सीधे सीधे क्या कर लिया, फूड को डायरेक्ट अंदर डाल लिया, ऐसा नहीं होता है। क्या करना पड़ता है आपको? आपको माउथ को ओपन करना पड़ता है एंड यू हैव टू पुट द फूड इनसाइड द माउथ, then the process of the ingestion of the then the process of ingestion of food takes place। ठीक है, तो ये आपका माउथ होता है, सबसे सिंपल यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी एलिमेंट्री के नाल। दूसरा, अगर आप क्या करोगे, माउथ को जैसे ही आप ओपन करते हो तो सामने आपको एक चैम्बर दिखता है, कैविटी दिखती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं माउथ को ओपन करूंगा। ठीक है, तो ये आपको सामने जो खाली स्पेस दिख रही है इसको कहा जाता है कैविटी। ये क्या होती है? कैविटी। इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, या फिर इसको बकल कैविटी भी कहते हैं, या फिर इसको बक्को फेरिंजियल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो तीन नाम है इसके। पहला नाम है ओरल कैविटी, ध्यान रखना। दूसरा कहते हैं इसको बकल कैविटी, और तीसरा कुछ कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, बक्को फेरिंजियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्को फेरिंजियल कैविटी भी बोलते हैं। मतलब नाम अलग अलग है लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चाहे नाम अलग अलग है आपका, तीनों का मतलब एक ही है। तो आपको याद रखना है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी से क्या होती है, माउथ जहां ओपन होने के सामने, ठीक है, माउथ इज ए स्लिट और ए पोर थ्रू विच ओपन्स इनटू ए चैम्बर। माउथ जिस चैम्बर में ओपन होता है उसको कहा जाता है बकल कैविटी। ठीक है, तो ये मेरा माउथ है, इसको मैंने ओपन किया, कहाँ ओपन हुआ? एक चैम्बर में ओपन हुआ, उस चैम्बर को क्या कहूंगा मैं? बकल कैविटी। तो आपके इलस्ट्रेशन के लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये आपका क्या है? माउथ। माउथ को आपने ओपन किया, सामने आपको एक चैम्बर दिख रहा होगा। चैम्बर मतलब आपको एक पोर्शन दिखता है, आपको एक कैविटी दिखती है, उसको कहा जाता है आपका, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम, ठीक है, ओरल कैविटी और बकल कैविटी। अब इस कैविटी के अंदर कुछ आपके अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मैं उसको नाम बता देना चाहता हूँ, जो आपका कैविटी को कवर करके रखते हैं। ठीक है, कैविटी है मतलब यहाँ ऊपर की तरफ एक रूफ होती है, नीचे की तरफ फ्लोर होता है, और साइड में क्या होती है? वॉल्स होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे साइड की जो वॉल्स बनाने का काम कौन करता है? इस चेम्बर की साइड की वॉल्स बनाने का काम करते हैं चिक्स। ये इधर का चिक, ये इधर का चिक। ठीक है, तो देखो, ठीक है, दिस इज द चिक्स विच आर दी, जो क्या करते हैं? आपको लेटरली कवर करते हैं। ठीक है, इस कैविटी को लेटरली कवर करने वाले साइड की जो वॉल्स बनाने का काम कौन करते हैं? चिक्स करते हैं। अब आप ऊपर देखोगे, चिक्स मतलब आपके गाल करते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर की तरफ अगर आप, ठीक है, अब अगर आप हाथ डालना ठीक समझते हैं तो डाल सकते हैं अपने मुंह के अंदर। आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही हाथ डालोगे, ऊपर एक उंगली डालोगे अगर आप ऊपर, तो ऊपर आपको एक रूफ जैसा फॉर्म दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा? रूप जैसा दिखेगा। हार्ड हार्ड सब्सटेंस होता है जो आपकी ऊपर की पोर्शन, ऊपर की सरफेस बनाता है, उसको कहते हैं पैलेट। उसको क्या कहते हैं बेटा? पैलेट कहते हैं। ठीक है, तो पैलेट इज द रूफ ऑफ दी बकल कैविटी। ये बकल कैविटी का क्या होता है? रूफ होता है। ठीक है, फ्लोर पे अगर आप देखोगे तो आपको एक मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है जिसको कहते हैं हम टंग। जिसको क्या कहते हैं? जिसको टंग कहा जाता है। टंग क्या है? आपकी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कैसा होता है? थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपका फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। बकल कैविटी की, ओरल कैविटी की फ्लोर पे आपका जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है जीभ, जिसको हिंदी में कहते हैं हम जीभ और इंग्लिश में कहते हैं टंग। ठीक है, तो टंग क्या है? आपका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर स्ट्रक्चर मतलब मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है। मसल, इस टंग का काम क्या होता है? इस टंग का काम होता है चू करने में, मतलब आपको चबाने में हेल्प करता है, स्वेलो करने में हेल्प करता है, टेस्टिंग करने में हेल्प करता है, और स्पीकिंग मतलब बोलने में आपको हेल्प करता है। अब गाइस अगर मैं आपको कह दूं यहाँ पे, ठीक है, कि टेस्टिंग में कैसे हेल्प करता है, तो इसके ऊपर क्या होते हैं? आपके कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये जो आपकी जीभ होती है, ये जो आपकी टंग होती है, टंग के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ आपको पता है टंग इज आल्सो वन ऑफ द सेंस ऑर्गन। तो इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके, जिनको हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं जिनको? गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो कोई फूड अगर आप खा रहे हो, अगर आपको मीठा लगता है, अगर आपको तीखा लगता है, अगर आपको नमकीन लगता है, कड़वा लगता है, तो जो भी टेस्ट आप फील कर पा रहे हो, जो महसूस कर पा रहे हो, जो भी आपको फूड में से टेस्ट आता है, अच्छा बुरा या फिर आपको, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है? इट इज बिकॉज ऑफ द गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन दी सरफेस ऑफ द टंग। टंग की सरफेस के ऊपर जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उनकी वजह से आपको फूड का टेस्ट आता है कि कोई फूड आपका तीखा है, मीठा है, नमकीन है। दिस इज बिकॉज ओनली ऑफ दी गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द टंग। ठीक है, तो टंग के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको कहा जाता है, जिसका काम होता है आपका टेस्टिंग करना। ठीक है, तीसरे होते हैं बेटा आपके टीथ।
ठीक है। ये आपके टीथ बकल केविटी, जैसे माउथ ओपन हुआ तो सामने की तरफ क्या होता है आपके, जो सबसे पहले अगर आपको दिखेंगे तो टीथ दिखेंगे। टीथ का काम क्या होता है, जो भी फूड आपने अंदर लिया है बॉडी के अंदर, उसको क्या करना, च्यू करना, उसको ग्राइंड करना है, मतलब उसको चबाना, उसको पीसना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने का काम किसका होता है, दांत का होता है। ठीक है। तो दांत आपके क्या करते हैं, दांत का रोल होता है आपका फिजिकल डाइजेशन में। किसमें हेल्प करते हैं, फिजिकल डाइजेशन में। यहाँ पे अभी किसी तरह का डाइजेशन वगैरह, मतलब आपका एंजाइम्स वगैरह का यूज नहीं हो रहा है। टीथ की मदद से क्या करते हैं हम, टीथ की मदद से हम क्या करते हैं, टूथ को, मतलब फूड को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में क्या करते हैं, कट करते हैं, और उसको क्या करते हैं, चबा के ग्राइंड करके, ताकि क्या हो जाए, उसमें आसानी से आपका सलाइवा मिक्स हो जाए। इस चीज के लिए आपके टीथ होते हैं। टीथ का काम होता है फिजिकल डाइजेशन। अब आपके इंसानों के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे टीथ पाए जाते हैं, और उन टीथ का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, आपका ह्यूमन डेंटिशन। ठीक है। तो आपका ह्यूमन डेंटिशन को कैसे डिफाइन करोगे, द अरेंजमेंट्स ऑफ द टीथ, द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस इज नोन एज द ह्यूमन डेंटिशन। ठीक है। आप टीथ को जब अरेंज करते हो ह्यूमन की बॉडी में, तो उसको कहा जाता है ह्यूमन डेंटिशन। अब ह्यूमन डेंटिशन कैसा होता है बेटा, अगर आप यहाँ ध्यान पे दोगे तो ह्यूमन डेंटिशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला होता है थीकोडोन। कैसा होता है, थीकोडोन। थीकोडोन का मतलब क्या होता है, थीकोडोन मतलब जब क्या हो, आपके सारे के सारे टीथ किस में प्रेजेंट हो, आपके ऐसे जोस में प्रेजेंट हो। क्या हो, ऐसे जोस में प्रेजेंट हो, एक सॉकेट के अंदर प्रेजेंट हो। सॉकेट के अंदर जब आपके टीथ पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो आपके उनको कहा जाता है डीप सॉकेट में। जब क्या होते हैं आपके टीथ कैसे होते हैं, इनक्लोज होते हैं, फिट होते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है थीकोडोन। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपके क्या है, आपके लोअर जो और आपके अपर जो में क्या है, दो सॉकेट है। आपके सारे के सारे टीथ किस में अरेंज होते हैं, आपके इनक्लोज होते हैं। सारे के सारे टीथ आपके इनक्लोज होते हैं किसके अंदर, जॉकेट सॉकेट के अंदर। सॉकेट के अंदर, सॉकेट आपका होता है एक लोअर, ठीक है, लोअर जो में होता है एक, और एक आपका अपर जो में होता है। वहां पे क्या होते हैं, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सॉकेट के अंदर आपकी स्पेसेस होती है। इस तरीके से आपकी स्पेसेस होती है, और स्पेसेस में क्या होते हैं आपके, इस तरीके से स्पेसेस में आपके टीथ क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं आपके डीप डाउन। वहां पे क्या होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं, उसको कहा जाता है आपका। अगर इस तरीके से आपका क्या होता है कट, इस तरीके से अगर आपका, सॉरी, इस तरीके से अगर आपका टीथ का अरेंजमेंट होता है, तो उसको कहा जाता है थीकोडोंट। उसको क्या कहते हैं हम, उसको आप थीकोडोंट कहते हैं। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारे ह्यूमन डेंटिशन का, वो होता है आपका हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब अगर आपके एक जैसे अगर आपके टीथ पाए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है होमोडोंट। मतलब कि आपके सारे के सारे दांत कैसे एक जैसे हैं। लेकिन ह्यूमंस में तो क्या होता है, ह्यूमंस से होता है हेट्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। मतलब ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, आपके जो दांत होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ आपके इंसाइजर्स होते हैं, कुछ आपके कैनाइंस होते हैं, कुछ होते हैं प्रीमोलर्स, और कुछ होते हैं मोलर्स। ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है। ह्यूमंस के अंदर आपके अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं। पहले होते हैं आपके इंसाइजर्स, जिसका शेप ऐसा होता है। दूसरे होते हैं कैनाइंस, जिसका शेप ऐसा होता है। तीसरे होते हैं प्री मोलर्स, जिसका शेप ऐसा होता है। और चौथे होते हैं आपके मोलर्स। ठीक है, उनका शेप ऐसा होता है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके 4 अलग अलग तरह के क्या है, दांत पाए जाते हैं, और चारों का फंक्शन क्या होता है, चारों का फंक्शन आपका अलग अलग होता है। ठीक है। तो इंसाइजर्स का काम क्या होता है बेटा, इंसाइजर्स आपके इस तरीके से दिखते हैं, और उनका काम होता है कटिंग करना। मतलब किसी चीज को अगर आपको कट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा आपका, उसके लिए जो दांत यूज में आते हैं आपके, उनका काम होता है, उनका नाम है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स का काम क्या होता है, किसी चीज को कट करना। ठीक है। सपोज आप क्या करते हो, डेयरी मिल्क वगैरह खाते हो, तो आप जो बाइट लेते हो, आप जो कट करते हो, वो किससे कट करते हो बेटा, इंसाइजर से। किससे कट करते हो, इंसाइजर से। ठीक है। केनाइंस, केनाइंस का काम होता है टीयरिंग करना। मतलब किसी चीज को फाड़ने का काम क्या होता है, केनाइंस का होता है। कार्निवोरस एनिमल्स आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, एनिमल फ्लेश के ऊपर फीड करते हैं। तो क्या करना पड़ता है उनको, उनको एनिमल्स का जो फ्लेश होता है उसको फाड़ना पड़ता है, उनकी बॉडी को क्या करते हैं, टीयर करते हैं। तो केनाइंस आपके सबसे स्ट्रॉन्ग केनाइंस किसके पास पाए जाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स के पास पाए जाते हैं। ठीक है। तो केनाइंस का काम क्या होता है बेटा, केनाइंस का काम अगर आप देखोगे फाड़ने का। अगर आप देखोगे अपने ह्यूमंस के अंदर, तो केनाइंस का काम क्या होता है, तो आपने बचपन में सबने चिप्स खाए होंगे, अभी तक खाते हैं आप लोग। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, चिप्स, और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हाथ से फाड़ते हैं, बाकी तो सब क्या, ये मुंह में लिखा, पैकेट को फंसाया इधर, वो क्या करते हैं, फाड़ लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, इजी होता है, हाथ से फाड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दांत क्या करते हैं, ऐसे दांत जिनका काम क्या होता है, फंक्शन होता है किसी चीज को फाड़ने में, किसी चीज को फाड़ने में यूज किया जाता है, तो उसको कहते हैं कैनाइंस। और फिर होते हैं आपके प्री मोलर्स और मोलर्स। क्या होते हैं बेटा, फिर होते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स। प्री मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग करना, और मोलर्स का काम भी होता है ग्राइंडिंग करना। मतलब किसी चीज को ग्राइंड करने में, पीसने में, चबाने में,
जिनका काम होता है उसको कहा जाता है प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो ये चार तरह के आपके अलग अलग क्या हो गए, टीथ हो गए, और चारों का फंक्शन अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई ह्यूमन का डेंटिशन कैसा होता है आपका, हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट मतलब जब आपके अलग अलग तरह के चार दांत, चार मतलब ठीक है, एक से ज्यादा तरह के दांत आपके पाए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है हेट्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। और तीसरा होता है आपका डाइफायोडोंट। कैसा होता है बेटा, तीसरा आपका होता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ठीक है, दो बार दांत आते हैं। क्या आते हैं, दो बार दांत आते हैं। एक बार आपके क्या होते हैं, टेम्पररी टीथ आते हैं, दूसरी बार आपके परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप का डेंटिशन जिसमें क्या होते हैं, दो बार आपके कुछ दांत क्या होते हैं आपके दो बार आते हैं, उनको कहा जाता है डाइफायोडोंट ऑफ कंडीशन। अब ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, पहले आपके टीथ जो आते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ। कैसे होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, जो कैसे होते हैं आपके परमानेंट नहीं होते, कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, टेम्पररी होते हैं, ठीक है। तो मिल्क टीथ जब आते हैं तो उस टाइम पे आपकी एज होती है 6 से 11 महीने की, ठीक है। कितनी एज होती है बेटा आपकी, 6 से 11 महीने की एज होती है आपकी, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो टोटल मिल्क टीथ का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। अब 20 होता है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ क्या होता है, ठीक है, मिल्क टीथ के अंदर आपके प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। प्री मोलर्स जो होते हैं बच्चों में, यूं चार तरह के दांत पाए जाते हैं आपके, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स। लेकिन बच्चों के अंदर मिल्क टीथ के अंदर आपके प्री मोलर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। एक भी प्री मोलर बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है। यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो होते हैं आपके इंसाइजर्स, कैनाइंस और मोलर्स। सिर्फ तीन तरह के दांत पाए जाते हैं मिल्क टीथ के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर्स जो पाए जाते हैं आपके वो कितने होते हैं, आई होते हैं आपके 8। कितने होते हैं, इंसाइजर्स 8 होते हैं, कैनाइंस होते हैं आपके 4, और 8 होते हैं आपके क्या, 8 होते हैं आपके मोलर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल नंबर 20 हो रहा है, जिसमें इंसाइजर्स कितने हैं, 8 है, कैनाइंस कितने हैं, 4 है, और आपके मोलर्स कितने बेटा, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, अपर टीथ, मतलब ये आपका अपर जो है और ये आपका लोअर जो है, ठीक है। तो अपर जो में अगर हम टीथ गिनेंगे तो कितने, पहले देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके अपर टीथ में है और 10 ही आपके कितने में, लोअर टीथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल 10 आपके किस में, 10 आपके लोअर टीथ में है, 10 आपके अपर टीथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो ये क्या है मेरे, ये दोनों क्या है मेरे, ये दोनों क्या है बेटा, ये चारों टीथ मेरे कैसे हैं, ये चारों टीथ मेरे इंसाइजर से कैसे हैं, चारों के चारों टीथ मेरे इंसाइजर है, कैसे, इंसाइजर है, ये चारों टीथ मेरे इंसाइजर है। ये और ये मेरा क्या है, कैनाइन है, ये और ये मेरा क्या है, कैनाइन है। और ये दोनों मेरे क्या है, मोलर है। ये दोनों और ये दोनों क्या है, मोलर है। ये दोनों क्या है, कैनाइन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अच्छे से तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है मेरा इंसाइजर, ये मेरा इंसाइजर, ये मेरा इंसाइजर, ये मेरा इंसाइजर। ये क्या है, मेरा कैनाइन है, ये मेरा कैनाइन है। और ये दोनों क्या है, मेरे मोलर्स है, ये मेरे मोलर्स है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर के जॉ में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 आपके इंसाइजर्स है, ठीक है, 2 आपके क्या है, कैनाइन्स है, और आपके क्या है, 4 आपके मोलर्स है, ठीक है। सेम अगर आप लोअर जो में देखोगे तो 4 आपके इंसाइजर्स मिलेंगे, 2 कैनाइन्स मिलेंगे, और आपका क्या मिलेंगे, 4 मोलर मिलेंगे। इस तरह से आपका 20 टीथ का अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर हमको क्या मिलना है, डेंटल फॉर्मूला लिखना है। अगर हमको डेंटल फॉर्मूला लिखना है मिल्क टीथ का, मिल्क टीथ का अगर हम डेंटल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो क्या होगा बेटा, डेंटल फॉर्मूला में आप क्या करते हो, सिंपली अगर आप क्या करोगे, अगर आप देखोगे तो डेंटल फॉर्मूला में क्या करते हो आप, इस तरीके से आप क्या करते हो, ठीक है, हाफ अपर जो अपन हाफ लोअर जो, मतलब आधा जो ही लेते हो, ठीक है। आधा जो इधर का लोगे, आधा जो इधर का लोगे, ठीक है। इसमें जितने आपके इंसाइजर्स, इसमें जितने आपके कैनाइन्स होते हैं और जितने आपके मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं उतना लिखोगे, ठीक है। या तो आप इस साइड का ले लो या फिर क्या कर लो, इस साइड का हाफ जो ले लो, ठीक है। हाफ जो आपको लोअर जो लेना है और हाफ ही आपको अपर जो लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कित अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि आपका क्या ये आपका इंसाइजर है, ये आपका क्या इंसाइजर है, ये आपका केनाइन, ये आपका मोलर और ये आपका मोलर, ठीक है। तो मैं क्या दे दूंगा इसको, ठीक है, इसको क्या नाम दे सकता हूँ बेटा मैं, ये सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है, ये आपका लेटरल इंसाइजर, ये आपका केनाइन, ये फर्स्ट मोलर और ये आपका सेकंड मोलर, ठीक है। ये देखो आपका ये क्या है, सेंट्रल इंसाइजर, ये आपका लेटरल इंसाइजर, ठीक है, ये क्या है आपका केनाइन, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट मोलर हो जाएगा आपका,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकंड मोलर हो जाएगा। इस तरीके से आपका टीथ का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अगर आप इस साइड जा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, इस साइड आप लिख सकते हो और इस साइड लिख सकते हो। तो जो भी डेंटिस्ट होते हैं, जब आप दांत लिखने जाते हो तो इसी तरीके से लिखता है वो, कि सेंट्रल इंसाइजर में दर्द है या फिर आपका लेटरल इंसाइजर में दर्द है, ताकि उसको पता रहे किस साइड का। ठीक है, तो ये आपके इंसाइजर होते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल इंसाइजर्स कितने, एक साइड आई में आपके दो इंसाइजर है, एक आपका केनाइन है और आपके दो मोलर है, दो क्या है आपके मोलर है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, प्री मोलर्स तो एब्सेंट है। और जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप डेंटल फॉर्मूला लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, ICPM और M, इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, तो आपका कितना है 2102 और नीचे भी कितना आ जाएगा 2102। ठीक है, हाफ अपर जो अपन हाफ लोअर जो दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये आपका क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है। किसका डेंटल फॉर्मूला होता है बेटा, मिल्क टीथ का। ह्यूमंस के अंदर जो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है ये होता है। और अब आपके मिल्क टीथ के बाद आपके आते हैं दूसरा सेट ऑफ टीथ जो आता है आपका, उसको कहते हैं परमानेंट टीथ। उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। ये आपके होते हैं 32। टोटल टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। अगर इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल इंसाइजर जो होते हैं वो होते हैं आपके 8। जितने आपके मिल्क टीथ में थे उतने ही थे। केनाइंस भी कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। प्रीमोलर्स यहाँ पे जहाँ पे बच्चों में एब्सेंट थे वो आपके यहाँ पे टोटल 8 हो जाएंगे। और मोलर जो आपके बच्चों में 8 थे वो टोटल यहाँ पे 12 हो जाएंगे। तो आप टोटल काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 8 4 12 और 12 और 20 32। टोटल दांत कितने होते हैं आपके, 32 होते हैं। ठीक है, अब वापस अगर आप लोअर जो और आप अपर जो में काउंट करोगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। लोअर जो में कितने आपके 16 दांत। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 ही दांत आपके किस में होते हैं, अपर जो में होते हैं। ठीक है, तो 16 दांत आपके किस में थे, लोअर जो में थे। 16 दांत आपके अपर जो में हो गए। दोनों मिला के कितने हो गए आपके, 32 हो गए। दोनों मिला के कितने हो गए, 32 हो गए। और मैंने आपको बता दिया इंसाइजर्स कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं टोटल। ठीक है, केनाइंस कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। प्री मोलर्स आपके 8 होते हैं और जो मोलर्स होते हैं आपके वो 12 होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बच्चों के अंदर और आपके एडल्ट के अंदर आप जो इंसाइजर और आपका केनाइंस का नंबर क्या होता है, सेम होता है। चेंजेस जो होते हैं वो किसमें होते हैं, आपके प्री मोलर्स और आपके मोलर्स में। प्री मोलर्स जो बच्चों के अंदर एब्सेंट थे वो टोटल कितने 8 हो रहे हैं। और मोलर्स जो बच्चों के अंदर कितने थे, 8 थे, वो बढ़ के कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32। अब इनका अरेंजमेंट देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं हम लोग अरेंजमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब डेंटल फॉर्मूला लिखना है अगर हमको तो क्या करना पड़ेगा, वापस से हम क्या करेंगे, ठीक है, लोअर जो और अपर जो को हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्या है मेरे, ये दोनों मेरे इंसाइजर्स है। क्या है बेटा, इंसाइजर्स है। ये एक टीथ मेरा केनाइन है, ये दो टीथ मेरे क्या है, प्री मोलर है, और ये तीन मेरे क्या है, मोलर है। ठीक है, तो कितने हो गए, इंसाइजर्स हो गए मेरे 2। तो क्या करूंगा मैं, लिख दूंगा 2। ठीक है, केनाइन कितना है 1। ठीक है, और 2 मेरे क्या है, वापस 3 मोलर है, और 3 मेरे क्या है, मोलर है। एक साइड का पोर्शन लिखना है हमको। ठीक है, सेम ये आप यहाँ क्या हो जाएंगे, 3 आपके मोलर हो जाएंगे, 2 आपके प्री मोलर हो जाएंगे, 1 कैनाइन और 2 आपका इंसाइजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, अपर जो में देखोगे, अपर जो में अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अपर जो में भी क्या है, 2 ही आपके इंसाइजर्स है। हाफ साइड अगर आप देखोगे तो आपको 2 इंसाइजर दिखेंगे, 1 कैनाइन दिखेगा, 2 प्री मोलर दिखेंगे और 3 मोलर दिखेंगे। तो मेरा डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3। इसमें आपका क्या है, 2 आपके हाफ अपर जो में कितने होंगे, 2 इंसाइजर्स होंगे। ठीक है, 1 कैनाइन होगा, 2 आपके प्री मोलर होंगे और 3 आपके मोलर होंगे। इस तरीके से आपका डेंटल फॉर्मूला होता है। मिल्क टीथ का होता है 2102 अपन 2102। और अगर आप क्या करोगे, अगर आप परमानेंट टीथ का देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, 2123 अपन 2123। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, टीथ का। ठीक है, बच्चों में कितने होते हैं दांत, 20 होते हैं, और आपके क्या होते हैं, परमानेंट टीथ कितने होते हैं आपके, 32 होते हैं। ठीक है, चलो अब तीसरा ऑर्गन आता है आपका। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, माउथ हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, माउथ के अंदर हमने, उसके बाद हमने बकल केविटी पढ़ लिया। बकल केविटी में 3 ऑर्गन पढ़े। पहला हमने पढ़ा पैलेट, दूसरा हमने पढ़ा टंग, और तीसरा हमने पढ़ा टीथ। टीथ के बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं अभी तक। अब तीसरा ऑर्गन आपका आता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसका नाम है ईसोफेगस। जिसका नाम क्या है बेटा, ईसोफेगस। ईसोफेगस को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, ठीक है, चलो। इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप क्यों कहते हैं,
बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका माउथ है, सपोज यहाँ पे आपका माउथ से जो भी फूड आ रहा है, जो भी फूड आपने इंजेस्ट किया है, उसको स्टमक तक लाने का काम कौन करता है बेटा, उसको स्टमक तक लाने का काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका ऑर्गन होता है जो आपका स्टमक को कनेक्ट करता है माउथ से और बकल केविटी से, जिसको हम कह सकते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस का नाम फूड पाइप भी है, ठीक है, इसलिए इसको फूड पाइप भी इसलिए कहते हैं, इट लीड्स द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फूड प्रेजेंट होता है और इसका शेप कैसा होता है, पाइप जैसा होता है, दैट्स व्हाई इसको फूड पाइप कहते हैं। इसका काम क्या होता है, फूड को ट्रांसफर करना माउथ से कहां तक, स्टमक तक, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका स्टमक, सॉरी आपका जो ये क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस की जो वॉल्स होती है, दोनों वॉल्स आपकी, ये वॉल्स कैसी होती है, हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, ठीक है, हाईली मस्कुलर वॉल्स होती है, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों आपकी क्या करती है, इस तरीके से कॉन्ट्रेक्शन करेगी और रिलैक्सेशन करेगी। कॉन्ट्रेक्शन मतलब दोनों वॉल्स पास आती है दूर जाती है, पास आती है दूर जाती है, पास आती है दूर जाती है, ठीक है। तो पास आने और दूर जाने से क्या होता है, एक रिदम बनता है, और एक रिदम होने की वजह से क्या होता है, फूड जो प्रेजेंट होता है आपका यहाँ पे, सपोज ये फूड आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको पुश मिलता है तो ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे कहाँ तक जाता है, आपका स्टमक तक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आपका फूड की मूवमेंट होती है थ्रू द मूवमेंट ऑफ दी, ठीक है, वॉल्स ऑफ दी फूड पाइप। वो क्या करती है, फूड पाइप की जो वॉल्स होती है क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन करेगी, ये कॉन्ट्रेक्शन किया, ये रिलैक्सेशन किया, ये कॉन्ट्रेक्शन किया, ये रिलैक्सेशन किया, ये कॉन्ट्रेक्शन, इतनी दूर ज्यादा नहीं आती, मतलब हल्का सा मूवमेंट होता है लेकिन लगातार होता है, लगातार क्या होता है, एक रिदम में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका फूड नीचे की तरफ पुश किया जाता है फूड को, और ये जो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन की मूवमेंट होती है, इसको कहा जाता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ईसोफेगस से आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टार्ट होती है और आपकी कहां तक जाती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन तक देखने को मिलती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसलिए नहीं देखने को मिलती क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है आपका कहाँ कंप्लीट हो जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। दैट्स व्हाई देयर इज द नो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट व्हिच कैन बी सीन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो ये देखो, इस तरीके से आपका फूड मूवमेंट करता है, इस तरीके से आपका फूड का मूवमेंट होता है नीचे तरफ। देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे तो क्या हो रही है, वॉल्स की क्या हो रही है, वॉल्स ऐसे बबल जैसे, बबल जैसे, बबल नहीं बनता है जैसे आपका बबल, ठीक है, एयर आ रही है, एयर जा रही है, एयर जा रही है, तो ठीक है। तो ये जो इस तरीके से क्या करती है, अगर ये मेरी दोनों वॉल्स है तो इस तरीके से मेरी ये क्या करती है, लगातार ये मेरी अंदर आएगी बाहर जाएगी, अंदर आएगी बाहर आएगी, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, लगातार मेरी जो वॉल्स होती है क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करती है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करती है, जिसकी वजह से मेरा फूड क्या होता है, माउथ से आने वाला फूड मेरा कहां तक पहुंचाया जाता है, मेरा स्टमक तक पहुंचाया जाता है। इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की आपकी, ठीक है। ध्यान से देख लो एक बार, आराम से देखो, पूरा विजुअली आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये ईसोफेगस स्फिंक्टर होता है यहाँ पे, जो आपका सेपरेट करता है किसको, ईसोफेगस और स्टमक को, उससे आपका क्या होता है, उसके थ्रू पास होते हैं, आपका स्टमक में जाता है और स्टमक में वहां पे फर्दर आपका आगे क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो फिर आपका चौथा ऑर्गन जो आता है उसका नाम है स्टमक। उसका नाम क्या है बेटा, स्टमक। स्टमक कैसा होता है, स्टमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन। कैसा होता है, जे शेप्ड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फाबेट जो होता है आपका जे, जे अल्फाबेट जो होता है अगर आपका, उसके जैसा शेप होता है स्टमक का। कैसा होता है, जे अल्फाबेट के जैसा शेप होता है। दैट्स वाई इसको नाम दिया गया है जे शेप्ड ऑर्गन। क्या दिया गया है इसको, जे शेप्ड ऑर्गन नाम दिया गया है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन अगर आपका पेट, पेट को हम क्या बोलते हैं, एब्स बोलते हैं ना आप लोग, एब्स। तो एब्स के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है आपका। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके राइट साइड में प्रेजेंट है, नहीं, सभी इंसानों के क्या होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन का काम क्या होता है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है आपका स्टमक, ठीक है। स्टमक के अंदर क्या होता है बेटा, स्टमक को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखोगे तो ये आपका ईसोफेगस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ईसोफेगस यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका, और यहाँ से आपका जो जो ये जो ऑर्गन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कार्डियक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस रीजन को कार्डियक कहा जाता है। ये रीजन क्या होता है आपका, जहां से ईसोफेगस जुड़ा हुआ रहता है, जहां पे ईसोफेगस खत्म होता है और स्टमक की शुरुआत होती है, उस पार्ट को कहते हैं हम कार्डियक, ठीक है। तो कार्डियक क्या है, द पार्ट ऑफ द स्टमक इनटू विच ईसोफेगस ओपन्स। जहां पे आके आपका ईसोफेगस ओपन होता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको आपका कार्डियक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद आपका क्या करता है, इस तरीके से कर्वेचर बना लेता है, इस तरीके से क्या कर लेता है, कर्वेचर बना लेता है।
इस रीजन को कहते हैं फंडस। इसको क्या कहते हैं बेटा? फंडस रीजन बोलते हैं। जहां से आपका इस तरीके से कर्वेचर होना स्टार्ट कर देता है आपका, ठीक है, उसको कहा जाता है फंडस। और फंडस कैसा होता है आपका? इट इज द एयर फिल्ड पोर्शन ऑफ द स्टमक। इसको क्या कहा जाता है? एयर फिल्ड पोर्शन कहा जाता है स्टमक का। और अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, ये वाला रीजन, इसको कहा जाता है पाइलोरिक। इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। पाइलोरिक रीजन वो होता है जहां से आपकी क्या होती है, ठीक है, स्टमक ओपन करता है किसमें? जहां से स्टमक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है, उस वाले रीजन को कहते हैं पाइलोरिक। तो ये वाला रीजन आपको क्या होता है? ये आपका पाइलोरिक रीजन होता है। तो तीन आपके रीजन होते हैं, पहला होता है कार्डिक, दूसरा होता है फंडस, और तीसरा होता है आपका पाइलोरिक रीजन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जो फंडस वाला रीजन होता है, ये जो आपका फंडस का रीजन है, यहाँ पे क्या होते हैं आपके अंदर? यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इन ग्लैंड्स का काम होता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करना। तो इसकी इस स्टमक की अंदर की सरफेस पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, अंदर की सरफेस के क्या ऊपर क्या पाए जाते हैं? ये स्टमक की अंदर की जो क्या होती है, लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, उसमें आपके क्या पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक सेल्स पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक आपके ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना, ठीक है। अब गाइज आपको यहाँ पे ध्यान देना, स्टमक क्या है? स्टमक आपका क्या होता है? बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेग अगर आप कहोगे, बेग को कहते हैं इसको बिकॉज क्या होता है? एक पाउच जैसा होता है जो क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है। क्या करता है बेटा? फूड को स्टोर करके रखता है। कितने? 3 से 4 घंटे तक फूड आपका स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जहां पे क्या होता है? इसका फर्दर डाइजेशन वगैरह होता है आपका। ये गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? अपनी एक्शन इसके ऊपर करते हैं ताकि क्या हो सके? फूड का डाइजेशन अच्छे से हो सके। दैट्स व्हाई stomach is what? Stomach is a J-shaped bag present on the left side of the abdomen, ठीक है। चलो, फिर आपका पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका पार्ट आता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये एलिमेंट्री कैनाल की क्या है? सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी ऑर्गन है। इट इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। कितनी लेंथ होती है इसकी? 6.5 मीटर, ठीक है, 6.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली। 6 मीटर से 6.5 मीटर तक क्या होती है इसकी? अप्रोक्सीमेटली लेंथ होती है। अब आप कहोगे सर पगला गए हो क्या बात कर रहे हो इतना? तो हाँ, इंसान का हाइट ही नहीं होता है। इंसान का हाइट होता है मैक्स टू मैक्स 1.75 मीटर, एवरेज हाइट, ठीक है। फिर आप कह रहे हो 6.5 मीटर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। इतने बड़ी लेंथ को कैसे अकोमोडेट करोगे? तो भाई थोड़ा शांति रखो, हम बताएंगे तुमको कैसे अकोमोडेट करेंगे। बिकॉज ये कैसा होता है? कॉइल्ड। इस तरीके से आपका क्या होता है? इस तरीके से कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। घुमावदार होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। कभी आप पहाड़ी इलाकों में गए होंगे तो वहां के रोड आपने देखोगे कैसे होते हैं? ऐसे घुमाव होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन? इस तरीके से काफी हाईली कॉइल्ड होती है। कैसी होती है? हाईली कॉइल्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? पूरी लेंथ आपकी एकोमोडेट हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं। कैसे होते हैं? 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 रीजन होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है आपका इलियम। ड्यूडेनम जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, जो आपका स्टमक से लगा हुआ पार्ट होता है, उसको कहा जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम खत्म होने के बाद जो रीजन स्टार्ट होता है आपका, उसको कहते हैं जेजुनम। और तीसरा रीजन जो होता है आपका इलियम, वो आपका लास्ट पार्ट होता है। इट इज द लास्ट रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ड्यूडेनम को, ठीक है। तो ड्यूडेनम क्या है आपका? प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल मतलब सबसे पहले वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है इस ड्यूडेनम के अंदर? अगर आप देखोगे बेटा, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब लीवर और पेनक्रियास पढ़ाऊंगा, तो क्या करता है ये? सिक्रीशन रिसीव करता है। क्या करता है? बाइल, आपका लीवर से आने वाला बाइल, और अगर आप देखोगे तो पेनक्रियास से आने वाला पेनक्रियाटिक जूस, ये दोनों आपका कहाँ आते हैं? ये दोनों आते हैं ड्यूडेनम के अंदर। कहाँ आते हैं बेटा? ड्यूडेनम के अंदर आते हैं, ड्यूडेनम के अंदर पाए जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो क्या करता है आपका? ड्यूडेनम के अंदर ये आपका बाइल और आपका क्या करेगा? पेनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है किस चीज में? डाइजेशन करने में, फूड के फर्दर डाइजेशन में आपको हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस अगले वाले डायग्राम में, ठीक है, तो अगर आपको दिखेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग होती है, उसके अंदर आपके क्या पाए जाते हैं? उसके अंदर आपके विलाई पाए जाते हैं। विलाई क्या होते हैं आपके? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो इस तरीके प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है, ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है आपका? जो भी फूड का डाइजेशन होने के बाद फूड आपका एब्जॉर्ब भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उससे क्या होता है? ये सरफेस एरिया बढ़ा देने की वजह से क्या होता है? फूड आपका जल्दी जल्दी क्या हो जाता है? आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, आपकी आर्टरीज और वेन, जिसकी मदद से क्या होता है? ब्लड को जल्दी 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 क्या करते हैं? ये जो भी फूड प्रेजेंट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका डाइजेशन हो चुका है,
तो उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए आपकी क्या होती है, इस तरीके से आपकी विलाइस प्रेजेंट होती है, जिनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना, ताकि सरफेस एरिया अगर आपका बढ़ जाएगा तो कम टाइम में आपका जल्दी क्या हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड पूरा क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है आपका जेजुनम। दूसरा पार्ट क्या होता है, जेजुनम। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक है। और कैसा होता है, मिडिल में आपका प्रेजेंट होता है। और तीसरा होता है आपका इलियम। इलियम क्या होता है, सबसे हाईली कोइल्ड पार्ट होता है, और सबसे आखिरी वाला पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, इस तरीके से जब फूड जाता है तो फूड का क्या करता है, फूड का डाइजेशन होता है। आपका डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये व्हाइट व्हाइट आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, फूड पार्टिकल। ये क्या है बेटा, फूड पार्टिकल है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये आपके क्या है, इस तरीके से न्यूमरस प्रोजेक्शन होते हैं आपके, जिसको कहा जाता है विलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ठीक है। वापस मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये इस तरीके से फूड ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करने के बाद ये आपका इंटरनल आपकी लाइनिंग दिख रही होगी, आपकी अंदर का जो आपका इंटेस्टाइन का वॉल होता है, उसका आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट क्या आपके डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। जैसे ही क्या करेगा, ये देखो, ये आपका यहाँ पे जाके क्या होते हैं, इस तरीके से विलाइस प्रेजेंट होते हैं, जिसके ऊपर आपका फूड पार्टिकल जब स्टिक करता है, तो फूड पार्टिकल क्या करता है, ये इनको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम होता है, ताकि इजीली क्या हो जाए, आपका फूड का डाइजेशन हो जाए। इस तरीके से आपका पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। चलो, अब इसके बाद आपका पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आपका क्या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वैसे ही आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी टोटल लेंथ जो होती है बेटा, वो कितनी होती है, 1.5 मीटर लॉन्ग। कितना लंबा होता है ये, 1.5 मीटर लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर खुलता है उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, आपको मैंने बता चुका हूँ अभी तक के डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो सपोज ये फूड था आपका, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया आपका, और इसमें से कुछ पार्ट रह गया जो आपका अनडाइजेस्टेड हो गया। तो ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या करता है, ये इकट्ठा करके क्या करता है, इसकी ओपनिंग होती है एक एनस, एनस के थ्रू क्या करता है, उसको एक्सपेल आउट कर देता है, क्या कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के 2 फंक्शन होते हैं। पहला तो इजेशन की प्रोसेस करना, और दूसरा क्या करता है, ये कुछ फंक्शंस करता है, जिसका काम होता है कुछ एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल में अगर आपका वाटर है, सोडियम है, क्लोराइड आयन है, पोटेशियम आयन है, अगर आपके विटामिन है, तो ऐसे अगर आपके कुछ चीजें प्रेजेंट होती है तो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये क्या होती है, बॉडी के काम की चीजें होती है। ठीक है। तो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है आपका, और बाकी जो आपका क्या होता है, अनवांटेड सब्सटेंस होता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है। चलो, तो 3 पार्ट में होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। देखो अगर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहेगा, तो ये क्या है, आपका अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स इज व्हाट, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है। ये आपका किसी काम का ऑर्गन नहीं है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर जब इसका कोई काम ही नहीं है तो इसको बॉडी में दे क्यों रखा है। तो बेटा धीरे 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 जब टाइम निकलता जाएगा, हो सकता है ये क्या होता है, बॉडी से निकल जाए। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्या आपका प्रेजेंट होता है, तो कैसा होता है, आपका वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। अब यह येलो पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये क्या होता है, आपका सीकम होता है। ये क्या होता है, सीकम, इट इज द सीकम, इट इज द सीकम। ठीक है। इसके ऊपर आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी कोलोन, ये यहाँ से क्या होती है, कोलोन। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए इसका नाम दे दिया है असेंडिंग कोलोन। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया है, असेंडिंग कोलोन नाम दे दिया है। ये यहाँ से देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया है, इसलिए इसको नाम दे दिया आपका ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है। और ये आपका क्या जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, इसलिए इसको नाम दे दिया आपका डिसेंडिंग कोलोन। क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। और फिर आपका कोलोन का एक और पार्ट आता है, ये कैसा घुमावदार होता है, कैसा होता है, थोड़ा कॉइल्ड होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया सिग्मोइड। इसलिए इसको क्या कर दिया, सिग्मोइड नाम दे दिया है। और उसके बाद आती है आपका ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर का पोर्शन दिख रहा होगा, डार्क कलर का, ठीक है, इसको कहते हैं रेक्टम। तो ये आपका क्या होता है, तीसरा पार्ट होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। पहला आपका पार्ट क्या है, सीकम। दूसरा आपका कोलोन, जो आपकी 3-4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक है। पहली होती है असेंडिंग, फिर ट्रांसफर, फिर डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइड। फिर इसी रेक्टम के अंदर क्या होता है, इसी रेक्टम के अंदर एक ओपनिंग होती है, जहाँ पे आपकी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन आके खत्म होती है, उसको कहा जाता है एनस।
ठीक है। एनस से क्या होता है आपका इजेशन की प्रोसेस, आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको बाहर निकाला जाता है किसकी मदद से, इसी एनस के अंदर मदद से। तो एनस आपकी क्या होती है, एनस इज द ओपनिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन द रेक्टम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन through which the undigested material or the food material is expelled out from the human's body। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल का पूरा सिस्टम हमने पढ़ लिया। एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आपके ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, चलो तो गाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल टिल नाउ। हमने एलिमेंट्री कैनाल को पूरा पढ़ लिया है, उसके अंदर आने वाले सारे ऑर्गन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। ठीक है, एक बार मैं ऑलरेडी फंक्शंस आपको बता चुका हूं, एक बार मैं आपको रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको एक ही स्लाइड के अंदर सारे पर्टिकुलर जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस आपको एक ही स्लाइड में आपको मेंशन होकर आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। सो गाइज द फंक्शन दैट माउथ का फंक्शन क्या होता है, माउथ इज द स्टार्टिंग ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसका फंक्शन होता है आपका इंजेक्शन ऑफ फूड और इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर फूड को अंदर लेने का काम कौन करता है, आपका माउथ करता है। देन गोज द बकल कैविटी। माउथ के बाद आपका जो अगला ऑर्गन आता है डाइजेस्टिव की ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो होता है आपका बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होता है, आपके टीथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन करते हैं फूड का, है ना। टीथ का काम क्या होता है, च्यू करना, कट करना, ग्राइंड करना और मेस्टिकेशन करना फूड का, तो ये सब काम आपका टीथ करता है। और दूसरा आपकी जो टंग होती है, टंग का काम होता है आपका टेस्टिंग करना फूड की, फूड का जो टेस्ट होता है उसको कौन आपका पता लगाता है, टंग लगाता है। ठीक है, देन आपका स्वेलोइंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग फूड मतलब फूड को निगलने के लिए आपका जो ऑर्गन होता है वो होता है आपका, हेल्प करता है आपको टंग। ठीक है, देन गोज दी ईसोफेगस। तीसरा ऑर्गन आपका एलिमेंट्री कैनाल का होता है ईसोफेगस, जो क्या करता है, माउथ से आने वाले फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। तो what it does that leads the food from the mouth to the stomach through the movement that is known as the peristalsis movement। peristalsis movement में क्या होता है, आपकी जो आपकी वॉल्स होती है, ठीक है, एसोफेगस की, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्सेशन करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्सेशन करती है, जिसकी मदद से क्या होता है बेटा आपका, उसकी मदद से फूड आपका नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और आपका माउथ से धीरे 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 कहा जाता है आपका स्टमक तक पहुंचता है फूड। सो दैट पर्टिकुलर मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। देन गोज द स्टमक। देन आपका आता है स्टमक। ठीक है, स्टमक क्या होता है बेटा, स्टमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन। कैसा होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे 3 से 4 घंटे के लिए आपका फूड रुका हुआ रहता है। एंड देन आपका वहां पे क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट होता है। ठीक है, वहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, आपने पढ़ा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, फंडस रीजन में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। फिर आपका नंबर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ऑर्गन जहां पे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो डाइजेशन का प्रोसेस, आपका फूड का डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जब आपका पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका फूड का जो डाइजेस्टेड फूड मतलब फूड जो आपका डाइजेस्ट हो चुका है, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। देन आपकी आखिरी आती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, आपका बॉडी में से क्या करना, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एक्सपेल करना, मतलब इजेशन करना। इजेशन का प्रोसेस आपका किसके थ्रू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हम बात करने वाले सेकेंडरी। ठीक है, जो हमारा एक और पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल, एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हम पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम एक 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड आता है बेटा, वो होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड। वो क्या है, आपका सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा को सिक्रेट करता है। किसको सिक्रेट करता है बेटा, सलाइवा। सलाइवा इज व्हाट, इट इज अ वाटर लाइक सब्सटेंस। जैसा आपका पानी होता है उसकी तरह दिखने वाला एक सब्सटेंस होता है, जिसको नाम दिया है हमने सलाइवा। ठीक है, आज सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं आपके टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 ग्लैंड होते हैं। ठीक है, टोटल 6 ग्लैंड होते हैं। नंबर में अगर बात करें, पेयर में बात करें, तो आपके टोटल 3 पेयर होते हैं। ठीक है, 3 पेयर कौन कौन से होते हैं, तीनों के अलग अलग नाम है, नाम आप देख लीजिए यहाँ पे।
पैरोटिड ग्लैंड होता है एक आपका, एक सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर होता है, और एक होता है आपका सबलिंगुअल। क्या होता है? एक होता है आपका सबलिंगुअल, ठीक है। तो या तो सब मैक्सिलरी बोल सकते हो आप या सब मैंडिबुलर बोल सकते हो, और एक होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड के आपके पेयर होते हैं, मतलब 2 पैरोटिड ग्लैंड होते हैं आपके, 2 आपके होते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, और 2 होते हैं आपके सबलिंगुअल ग्लैंड। ऐसे मिला के टोटल 6 आपके क्या पाए जाते हैं? 6 सलाइवी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये? सीक्रेट करते हैं सलाइवा को। अब सलाइवा के अंदर क्या होता है बेटा? सलाइवा के अंदर एक आपका डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेस। जिसका नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेस है। अरे सलाइवरी एमाइलेस को एक और क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, सलाइवरी एमाइलेस का ही एक और नाम क्या है? टाइलिन है, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेस क्या करता है? सलाइवरी एमाइलेस इज एन एंजाइम व्हिच एक्ट्स अपॉन द कार्बोहाइड्रेट्स और द स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के ऊपर क्या करता है? ये एक्ट करता है, ठीक है। जब इसके ऊपर सलाइवरी एमाइलेस की एक्शन होती है कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च के बीच में, तो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माल्टोज के अंदर। माल्टोज क्या है आपका? थोड़ा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके क्या हो गया? चेंज हो गया। तो कॉम्प्लेक्स से आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? आपका सिंपल के अंदर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि डाइजेशन किसका? डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस फ्रॉम द माउथ, ठीक है। एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेस, सलाइवरी एमाइलेस जब आप क्या करता है? एक्शन करता है। टाइलिन जब अपनी एक्शन करता है तो ब्रेक्स डाउन द बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स को, उनको कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर आप पोजीशन देखोगे गाइस, तो आपके तीनों ग्लैंड्स की पोजीशन आप देख सकते हो। ये होते हैं आपके पैरोटिड ग्लैंड जो आपके यहाँ साइड चिक्स में पाए जाते हैं, इस जगह पे, ठीक है। फिर आप देखोगे तो लोअर जो में आपको दिखेगा सबलिंगुअल ग्लैंड, और उसके नीचे आपको टंग के नीचे मिलेंगे आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। इनको सब मैक्सिलरी भी बोला जाता है। तो आप सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी एक ही बात होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लोअर जो में, पैरोटिड ग्लैंड आपके साइड चिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आपका ये जो होते हैं टंग के नीचे पाए जाते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। चलो तीनों की पोजीशन आप देख चुके हैं। अब आप देख लो यहाँ पे सलाइवा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सलाइवरी जूस, सलाइवरी जूस कौन सीक्रेट करता है? सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। कितना? एक दिन में अराउंड 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर आपका क्या होता है? टोटल सिक्रीशन होता है एक दिन में लगभग, ठीक है। नेचर कैसा होता है बेटा? नेचर होता है स्लाइटली एसिडिक, मतलब पीएच कितनी होगी? 7 से कम होगी। क्या होगी? 7 से कम पीएच आपकी होगी हमेशा, ठीक है। पीएच कितनी होगी? 6.3 टू 6.8 पीएच होती है सलाइवरी जूस की, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो केमिकल कंपोजिशन मोर देन 99% से भी ज्यादा क्या होता है? आपका वाटर होता है। उसके बाद होता है आपका म्यूकस जो आपका ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट मतलब फूड के साथ अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। सॉल्ट्स पाए जाते हैं आपके NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, और आपको क्या मिलते हैं? एंजाइम्स, टाइलिन हो गया, सलाइवरी एमाइलेस हो गया, लाइसोजाइम हो गया, ठीक है। टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेस तो आपका एक ही ठीक है ना। और आपका एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है आपका? जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि आपके लाइसोसोम के अंदर क्या होते थे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अब फंक्शन क्या होता है सलाइवरी जूस का? तो सलाइवरी जूस का फंक्शन क्या होता है? इट मेक्स द मीडियम स्लाइटली एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ इट्स एंजाइम, हेल्प्स इन द टेस्ट डिटेक्शन, डिग्लूटेशन, स्पीकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। सलाइवरी जूस क्या करता है? आपको निगलने में हेल्प करता है, टेस्ट के डिटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और स्टार्च के ऊपर जब क्या होता है? आपका टाइलिन या फिर आपका सलाइवरी एमाइलेस एक्शन करता है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में। और अगर आपके फूड के साथ कोई बैक्टीरिया चले जाते हैं आपके माउथ के अंदर, तो लाइसोजाइम जो आपका बैक्टीरिया एंजाइम होता है, वो क्या कर देता है? उस बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो लिविंग बैक्टीरिया आपके कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? किल्ड बैक्टीरिया में आपकी उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ लाइसोजाइम। एंड ऑल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च आपके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द सलाइवरी एमाइलेस, ठीक है। दूसरे ग्लैंड होते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड। दूसरे ग्लैंड क्या होते हैं बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी जब मैंने स्टमक पढ़ाया था तब आपको बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं? आपके फंडस रीजन में पाए जाते हैं। कौन से रीजन में पाए जाते हैं? स्टमक के
फंडस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फंडस रीजन होता है। इस फंडस रीजन में आपके पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपका गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फंडस रीजन की इनर लाइनिंग में। ठीक है, ये आपका स्टमक का फंडस रीजन है अगर, तो इसकी स्टमक की इनर लाइनिंग में आपके पाए जाते हैं। इनर लाइन मतलब अंदर की वॉल में पाए जाते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं आपके, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। किसको सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस तीन चीजों का बना हुआ होता है। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें पाई जाती है। पहला पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है पेप्सिन जो कि आपका एक एंजाइम है। और तीसरा पाया जाता है म्यूकस। ठीक है, अब तीनों का फंक्शन देख लेते हैं हम, तीनों का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट है, HCl। HCl क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी पीएच क्या होती है, 1 से भी कम होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर आपका क्या होगा, स्टमक में डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो स्टमक को क्या कर सकता है, स्टमक की इंटरनल वॉल को डैमेज कर सकता है। ठीक है, वहां पे क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो इससे बचाने के लिए म्यूकस जो होता है आपका, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोवाइड्स अ कवरिंग टू द इनर वॉल ऑफ द स्टमक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सपोज ये आपका स्टमक है। ठीक है, सपोज ये आपका स्टमक है। ठीक है, तो ये स्टमक के अंदर क्या करता है, म्यूकस, म्यूकस क्या करता है बेटा, म्यूकस हेल्प। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, इस तरीके से आपकी क्या करता है, एक पूरी की पूरी लेयर बना लेता है। ठीक है, पूरी की पूरी लेयर बना लेता है, जिससे आपका क्या होता है कि नीचे की तरफ म्यूकस होता है, और आपका जो HCl जो भी सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। किसके साथ, वॉल के साथ। ठीक है, मतलब नीचे म्यूकस रहेगा, उसके ऊपर आपका HCl तैरता रहेगा, और HCl के तैरने से HCl आपका डायरेक्ट क्या नहीं रहेगा, डायरेक्ट अगर आपका कांटेक्ट में नहीं रहेगा किसके साथ, स्टमक की वॉल के साथ, तो क्या होगा, आपका जो बर्निंग सेंसेशन है या फिर आपका HCl का जो कोरोसिव नेचर है वो आपका स्टमक की लाइनिंग के ऊपर या स्टमक की जो आपकी वॉल है उसके ऊपर नहीं हो पाएगा। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक कवरिंग बना लेता है। क्या कर देता है, इनर वॉल ऑफ स्टमक को एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, जिससे वो क्या कर सकता है, HCl की सिक्रीशन से जो उसका कोरोसिव नेचर है, जो उसके डैमेज से आपका बचा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस। देन आपका फंक्शन होता है पेप्सिन का। पेप्सिन क्या करता है बेटा, पेप्सिन इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका पेप्सिन। एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है, सॉरी, तो प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम। अब ये जो पेप्सिन होता है बेटा, आपको यहाँ पे ध्यान देने की ये जरूरत है कि पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन इसके इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पेप्सिन क्या है आपका, ये एक्टिव फॉर्म में है ना, ये आपका क्या है, एक्टिव फॉर्म में। लेकिन इसके एक्टिव होने के पहले कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और वो इनएक्टिव फॉर्म का नाम होता है आपका पेप्सिनोजन। क्या नाम होता है, पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। अब इस पेप्सिनोजन के ऊपर क्या करेगा, इस पेप्सिनोजन के ऊपर जब आपका HCl जाके एक्शन करता है, तो ये पेप्सिनोजन आपका कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर। ठीक है, तो इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए आपका जो काम होता है, वो काम कौन करता है, HCl करता है। कौन करता है बेटा, HCl करता है। तो HCl का फंक्शन क्या हो गया, एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन टू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन विच डाइजेस्ट द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, तो क्या करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके आपका कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। तो पेप्सिन क्या करता है आपका, फर्दरली आपका क्या करता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, जो भी फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसका डाइजेशन करता है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या होता है HCl का, दूसरा फंक्शन ये हो सकता है आपका किल वायरसेस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक व्हिच गोस, ठीक है, अलोंग विद द फूड। अब आपको पता है HCl क्या है आपका, हाईली एसिडिक है। ठीक है, और जो भी बैक्टीरिया और वायरस अगर आपके फूड के साथ जा रहे हैं तो आपके स्टमक में जाके क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि इतनी कम पीएच पे सर्वाइव कर पाना आपके बैक्टीरिया और आपके वायरस के लिए इम्पॉसिबल होता है। दैट्स वाई क्या हो जाता है आपका, HCl की एक्शन में या इसकी चपेट में आते ही वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन होता है भाई, ठीक है, इनएक्टिवेट्स द एक्शन ऑफ द टाइलिन। ठीक है, टाइलिन की जो एक्शन होती है, ठीक है, मतलब आपका जो सलाइवरी एमाइलेस का जो भी एक्शन होता है उसको इनएक्टिवेट कर देता है आपका स्टमक में। जैसे ही फूड पहुंचता है तो सलाइवा जो होता है यहाँ पे काम करना बंद कर देता है। ठीक है, सलाइवा क्या कर देता है, काम करना यहाँ पे बंद कर देता है। ठीक है, मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एंजाइम्स। गैस्ट्रिक एंजाइम्स की एक्शन के लिए क्या कर देता है, मीडियम को एसिडिक बना देता है। आपको पता है HCl प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, और गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट होगा तो आपका मीडियम कैसा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आपका कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है,
अब HCl क्या करता है, HCl किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ इंजेस्टेड। अगर फूड के साथ, अगर आपका HCl के साथ, फूड के साथ क्या कर रहे हैं, किसी तरह के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा रहे हैं, तो उनको भी क्या कर देता है, HCl किल कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। दो ऐसे एंजाइम्स का नाम बताऊंगा मैं, पेप्सिनोजन, जो क्या है आपका इनएक्टिव है, जो आपका क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इस इनएक्टिव फॉर्म को आपका कौन कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका HCl। और अगर आप देखोगे प्रोरेनिन, ये भी क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका HCl, ठीक है। तो आपका पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, HCl। प्रोरेनिन को रेनिन में कौन कन्वर्ट करता है, आपका HCl करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर प्रोरेनिन होता क्या है, प्रोरेनिन क्या है ये, ठीक है। तो देखो गाइस, ये आपका एक एंजाइम होता है जो मिल्क के डाइजेशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दिस इज द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क, जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बच्चों के अंदर तो बेसिकली पाया ही जाता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि प्रोरेनिन का क्या होता है, इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है, और आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर भी HCl की एक्शन जरूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, प्रोटीन्स और पेप्टोन्स के ऊपर, ठीक है, प्रोटीन्स और पेप्टोन्स के ऊपर जब क्या करता है आपका पेप्सिन, क्या करता है, अपनी एक्शन करता है, तो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पेप्टाइड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्टाइड्स में, ठीक है। या फिर आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हो उसको, प्रोटीन्स के ऊपर जब क्या करता है, पेप्सिन एक्शन करता है, तो प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। किस में हो जाते हैं, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये इतना आपको याद रखना है, इतना इतना आपको मत याद रखना, ठीक है। आप चाहे मत याद करना, आपको क्या याद करना है, इतना इतना से इतना आपको याद करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन होते हैं बेटा, ठीक है। अब तीसरा ग्लैंड आता है आपका लीवर। देखो पहला हम पढ़ चुके हैं सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा पढ़ चुके हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड आता है आपका सबसे बड़ा ग्लैंड, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, जिसका नाम है आपका लीवर, जिसका नाम क्या है, लीवर है, ठीक है। लीवर का वेट होता है 1 से 1.5 किलोग्राम एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपका क्या होता है, लीवर आपका क्या होता है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, एंड हैज टू लोब्स, दो लोब होते हैं इसमें, स्मॉल लेफ्ट लोब होता है और लार्ज जो होता है वो आपका राइट लोब होता है, ठीक है। द हिपेटिक लोब्यूल्स आर द structural and functional unit of the liver containing hepatic cells arranged in the forms of the cords. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule. ठीक है, तो आप बस इतना याद कर लेना, आपके 10th के लायक नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, द बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हिपेटिक सेल्स, आपके लीवर के जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है हिपेटिक सेल्स। वो क्या करते हैं, बाइल का सिक्रीशन करते हैं, पासेस थ्रू द हिपेटिक डक्ट्स। ये जो आपका बाइल जो सिक्रीट होता है वो किसके थ्रू पास होता है, आपका हिपेटिक डक्ट्स के थ्रू पास होता है, एंड स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन ए थिन मस्कुलर सेक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ठीक है, कहाँ पे जाके इकट्ठा कर देते हैं बाइल को, बाइल को ले जाके इकट्ठा कर देते हैं किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बाइल सिक्रीशन इज कॉल्ड क्लोरेसिस, ठीक है। आपका बाइल की जो सिक्रीशन की प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं, क्लोरेसिस कहते हैं, ठीक है। अब बाइल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बाइल जो होता है आपका टोटली कितना सिक्रेट होता है, एक दिन में आपका 800 ml से 1000 ml लगभग आपका, ठीक है, 800 ml से आपका 1 लीटर लगभग आपका बाइल सिक्रेट होता है। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो आपका कितना होता है, 700 ml आप देख सकते हो, ठीक है। किसके द्वारा सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन कौन करता है, तो सिक्रीट करते हैं आपके हिपेटिक सेल्स, लीवर के जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। स्टोरेज साइट क्या होता है, स्टोरेज साइट मतलब जहाँ पे इसको इकट्ठा करके रखा जाता है वो होता है आपका गॉल ब्लैडर। क्या होता है बेटा, गॉल ब्लैडर होता है जहाँ पे इसको इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। अगर आप बाइल का कलर देखोगे बेटा तो बाइल का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश ब्लू का कलर होता है। केमिकल नेचर कैसा होता है, मतलब इसकी पीएच अगर आप देखोगे तो पीएच क्या होती है, 7 से ऊपर होती है। कैसा नेचर होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। पीएच कितनी होती है, 7.6 टू 8.6 आपकी पीएच होती है बाइल की। अब बाइल देखो, अगर आप देखोगे तो बाइल दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है, बाइल दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है। एक होता है आपका बाइल जूस, बाइल के अंदर एक होता है बाइल जूस, क्या होता है, बाइल जूस, और दूसरा होता है आपका बाइल सॉल्ट्स। क्या होते हैं, दूसरे होते हैं आपके बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। तो आपका पहला होता है बाइल जूस, दूसरा होता है बाइल सॉल्ट, दोनों मिलके बनाते हैं बाइल को, ठीक है, ठीक है। अब द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू ए ड्यूडेनम एज द कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ द ओडाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका गॉल ब्लैडर है जहाँ पे क्या होता है, बाइल आपका जमा रहता है, जहाँ पे बाइल आपका पाया जाता है।
ये आपका पेनक्रियास है बेटा, ये पेनक्रियास के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस बनता है, क्या बनता है, पेनक्रियाटिक जूस बनता है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी ड्यूडेनम है, ये क्या है आपकी ड्यूडेनम है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, ठीक है। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों अपनी सिक्रीशन इस ड्यूडेनम में डालते हैं, गॉल ब्लैडर से भी आपकी मतलब लीवर से आने वाला बाइल, और अगर आपका देखोगे तो यहाँ पे पेनक्रियास से आने वाला पेनक्रियाटिक जूस, दोनों के दोनों अपनी सिक्रीशन को किस में डालते हैं, किस में पोर करते हैं, ड्यूडेनम में। तो दोनों के दोनों की सिक्रीशन किससे आती है, कॉमन डक्ट के थ्रू आती है, कॉमन डक्ट के थ्रू आती है, जिसको हम कहते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अगर आप यहाँ पे ये येलो येलो देख सकते हो, ये क्या आपकी हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है। ऊपर से आपकी कॉमन बाइल डक्ट आती है जो क्या करती है, इसको ज्वाइन करती है यहाँ पे, और एक आपकी डक्ट आती है यहाँ पे पेनक्रियास से जो आपकी ज्वाइन करती है यहाँ पे, और दोनों जब जहाँ पे मिलती है तो एक कॉमन डक्ट बना लेती है, जिसको हमने नाम दिया है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो मतलब लीवर से आने वाली, और पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास से आने वाली, दोनों की दोनों डक्ट क्या करेगी, यहाँ से आने वाला सिक्रीशन यहाँ पे पोर कर देती है ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम के अंदर जो फूड होता है आपका, जब वो क्या करता है आपका बाइल के, ठीक है, बाइल के कांटेक्ट में आता है, पेनक्रियाटिक जूस के कांटेक्ट में आता है, तो बाइल और पेनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, अपना एक्शन करते हैं फर्दर उस पर्टिकुलर फूड के ऊपर, ठीक है। चलो चौथा अगर आप देखोगे बेटा तो पेन, चौथा क्या होता है, मैं यहीं पे ही दिखा देता हूँ आपको, ये आपका चौथा है, यहाँ पे क्या है, पेनक्रियास, क्या है बेटा, पेनक्रियास, ये आपका चौथा ग्लैंड होता है। पेनक्रियास क्या करता है बेटा, पेनक्रियास सिक्रीट करता है किसको, पेनक्रियाटिक जूस को, किसको सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, कैसा होता है, नेचर में अल्कलाइन होता है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन चीजें सिक्रीट होती है, तीन एंजाइम पाए जाते हैं, पहला होता है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, और तीसरा होता है आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम होता है क्या करना, ट्रिप्सिन का काम होता है आपका प्रोटीन का डाइजेशन करना, ठीक है। लाइपेज का काम होता है आपका क्या, इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर, फैट्स के ऊपर एक्शन करता है ये, और पेनक्रियाटिक जूस करता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा अभी तक। चार्ट के थ्रू अगर आपने देखा तो माउथ का काम क्या होता है, इनटेक ऑफ दी होल फूड, ठीक है। टीथ का काम क्या होता है, टीथ का काम होता है चीविंग ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। टंग का काम क्या होता है बेटा, रोलिंग ऑफ द फूड और टेस्टिंग ऑफ द फूड, ठीक है। फिर आपके क्या आते हैं, फिर आपके आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, स्वलाइंग करना, पुश डाउन ऑफ द फूड, सीक्रेट सलाइवा और म्यूकस, क्या करते हैं, सलाइवा। अब सलाइवा के अंदर क्या होता है आपका, सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर, ठीक है। फिर स्टमक आता है आपका, स्टमक के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होते हैं आपके, तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl, तीसरा होता है म्यूकस। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। HCl का काम क्या करता है, HCl पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर और मीडियम को एसिडिक बनाता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम होता है HCl की जो सिक्रीशन होती है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने देना, किसके साथ, स्टमक के साथ, ठीक है। तो क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। आप स्मॉल स्टोमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके, अगर आप देखोगे तो क्या पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपके फैट्स के अंदर, फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को आपको कर देते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। तो ये एंजाइम्स आते कहाँ से बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ से आते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका पेनक्रियाटिक जूस जो होता है बेटा, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले तो सिक्रीशन आती है कहाँ से, लीवर से। लीवर से किसकी सिक्रीशन आती है, बाइल, क्या आता है, बाइल आता है, ठीक है। तो बाइल जब आपका किसके ऊपर आता है, बाइल जब आपका लार्ज फेट ग्लोब्यूल्स के ऊपर क्या करता है, एक्शन करता है। जब आपके फेट ग्लोब्यूल्स के ऊपर क्या करता है, बाइल एक्शन करता है, तो उसको क्या कर देता है, स्मॉल फेट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब फेट्स को इमल्सिफाई कर देता है, बड़े बड़े फेट्स के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, छोटे छोटे फेट्स के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे किसी तरह का डाइजेशन नहीं किया है, यहाँ पे किसी तरह का डाइजेशन नहीं किया है। सपोज अगर आपका इतना बड़ा फेट का मॉलिक्यूल था तो उसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया, छोटे छोटे 4 मॉलिक्यूल बना दिए, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, इमल्सिफाई कर दिया फेट को, किसने कर दिया, बाइल ने, ठीक है। तो ये लीवर से जो बाइल आता है, बाइल जूस, इसका काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन करना फेट्स का, ठीक है। फिर दूसरा आपका ड्यूडेनम के अंदर कहाँ से आती है सिक्रीशन, आपकी पेनक्रियास से भी आती है,
और पेनक्रियास में होते हैं आपके पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर 3 तरह की चीजें पाई जाती है आपकी। पहला होता है आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेस। क्या होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेस? पेनक्रियाटिक अमाइलेस यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। पेनक्रियाटिक अमाइलेस होता है, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है लाइपेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेस का काम क्या होता है? जो भी आपका माल्टोज है, माल्टोज, सुक्रोज या फिर जो भी होता है उसको किस में कन्वर्ट करना? ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करता है? ये एंजाइम एक्ट करता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और फर्दर आपके कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसका नाम है ग्लूकोज। ट्रिप्सिन आपका एक्ट करता है प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है, और प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? प्रोटीन्स और पेप्टोन्स के ऊपर एक्ट करता है, तो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स के अंदर। और लाइपेज का काम होता है आपका जो भी इमल्सिफाइड फैट्स है, जो भी आपका बाइल की एक्शन के बाद आपके फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स है जो आपके इमल्सिफाइड हो चुके हैं, ऐसे इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर क्या करता है? लाइपेज जब अपना एक्शन करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाता है? जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी ये आपकी पूरी की पूरी, ठीक है, क्या हो जाती है? डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अभी तक हमने क्या देख लिया? इंजेक्शन हम देख चुके हैं। ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस हमने पूरा समझ लिया। ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? होलोजोइक होता है ना, तो अब क्या आएगी? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आएगी। अब क्या आएगी? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आएगी। अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मतलब आपका फूड का डाइजेशन हो चुका है, फूड आपका क्या हो गया? डाइजेस्टेड फूड हो चुका है। ठीक है, the molecules of food become so small that they can pass through the walls of the small intestine। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, एंड गोज इनटू अवर ब्लड। वो कहाँ चले जाते हैं? ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब ब्लड क्या करता है? आपका फूड मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट लिम्फ कैपिलरीज आर प्रेजेंट एज द कॉल्ड एज द लैक्टियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आपने बताया था क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में? आपकी ऐसी ऐसी विलाइस पाई जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या करता है आपका, जो आपका क्या कर देता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और सरफेस एरिया जब आपका बढ़ जाता है तो आपका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन फास्टर रेट पे आपका हो पाता है। ठीक है, तो देखो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर आपका जब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आता है? एसिमिलेशन का प्रोसेस आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका ब्लड का फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ है? फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है आपका ब्लड के अंदर। और ब्लड क्या है आपका? ब्लड इज ए कंटिन्यूअसली मूविंग सब्सटेंस, जो क्या होती है आपकी बॉडी में थ्रू आउट मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, और आपके हर ऑर्गन तक आपका ब्लड क्या होता है? सप्लाई होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है? जब ब्लड आपका क्या करता है? डाइजेस्टेड और डिजोल्व फूड को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी आपका फूड एब्जॉर्ब होता है उसको आपके डिफरेंट बॉडी सेल्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हर सेल तक फूड पहुंचाने का काम करता है ब्लड। और इस तरीके से जब ब्लड के द्वारा क्या होता है? आपका सेल्स के पास फूड पहुंच जाता है, तो सेल्स क्या करते हैं? सेल्स क्या करते हैं बेटा? सेल्स उस फूड को यूज करते हैं किसके लिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए बॉडी की। ठीक है, तो द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज। ठीक है, सपोज आपने बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम कर लिया और उतनी आपकी बॉडी के सेल्स को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बचा हुआ फूड क्या होता है आपका? वो स्टोर्ड हो जाता है लीवर में इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन। तो कहाँ स्टोर्ड होता है बेटा? लीवर के अंदर। याद रखिएगा, जो आपका डाइजेस्टेड फूड जो आपके बॉडी यूज नहीं कर पाती है, जो आपका एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो आपके लीवर के अंदर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉरी स्टोर्ड हो जाता है, जिसको कहते हैं हम ग्लाइकोजन, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, इजेशन। इजेशन क्या होता है? इजेशन, दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है, एसिमिलेशन। ठीक है, सपोज आपने कितना भी फूड खाया था, उसमें क्या होता है? कुछ अमाउंट ऑफ फूड ऐसा होता है जो आपका अनडाइजेस्टेड होता है, जो आपका डाइजेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को हम बॉडी के अंदर तो रख नहीं सकते, नहीं तो क्या होता जाएगा? हमारा क्या होता जाएगा? बॉडी के अंदर इकट्ठा होता जाएगा, एंड विच विल कॉज द एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको बाहर निकालना पड़ता है बॉडी से। ठीक है, सो द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द वाइडर ट्यूब नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो भी आपका फूड का क्या हो जाता है? कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है आपका, वो कहाँ जाता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है किसके पास, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। इन द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। वो क्या करती है, आपका बहुत सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड, ठीक है। अब आपका पानी भी निकल गया उसमें, अनडाइजेस्टेड फूड में से क्या कर लिया आपने, पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट आपका सॉलिड के फॉर्म में क्या हो जाता है, ठीक है, बन जाता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम स्टोर्स दिस undigested food for some time. The undigested food is passed out from the body through the anus as feces or stool. The act of expelling the feces is known as the egestion or defecation, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किसके फॉर्म में बाहर निकलता है बॉडी से, फेसिस बोलते हैं हम, या फिर क्या बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं, ठीक है। तो फीसिस, और फीसिस से ही नाम क्या पड़ गया, फीसिस को बाहर निकालने की प्रोसेस को कहते हैं डेफेकेशन, क्या बोलते हैं, डेफेकेशन, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, फीकल मैटर को जब बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डेफेकेशन। आपने कभी आप गए होंगे, आप बीमार पड़े होंगे, या फिर आपने आसपास देखा होगा कि क्या होता है, जब आप करते हो तो आपको स्टूल टेस्ट कराने का बोलते हैं। स्टूल टेस्ट मतलब आपका क्या करते हैं, आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या करते हैं, टेस्ट किया जाता है। ये सपोज अगर आपको कोई डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपका क्या है, कोई बैक्टीरिया वगैरह आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपकी क्या होती है, अगर आपको मैं बताऊं, कॉलेरा वगैरह की जो आपकी क्या होती है, कॉलेरा वगैरह की बीमारी होती है, उसमें क्या करते हैं, स्टूल टेस्ट वगैरह कराया जाता है, ताकि आपका क्या कर सके, एग्जैक्टली आपका कॉज ऑफ दी, ठीक है, डिजीज को पता लगाया जा सके, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द डिजेशन। तो गाइस ये हमने पढ़ लिया है आज, पूरा पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ए से लेके जेड तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा का पूरा मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। तो प्लीज इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से ट्राई करिएगा, हर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, ठीक है।